तो फाइनली बच्चों लोग, अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं सीए इंटर की प्रिपरेशन। सर सीए फाउंडेशन तो बहुत आसान था सर, सीए इंटर है कैसा पहले ये तो बताओ। सीए इंटर है कैसा सर? जब आप क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, क्लास 3 में थे और क्लास 4 में गए तो 3 कैसा लगा? इजी। 4 कैसा लगा? इजी लगा? 4 नहीं लगा? ठीक है। जब 12 पढ़ के अभी फाउंडेशन में आए तो फाउंडेशन कैसा लगा था? हार्ड लगा था। और जब कर लिए तब इजी लगा? हाँ ठीक है, वेरी गुड। वैसे सेम जब आप इंटर अभी प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ा लगेगा सर टफ है करके, और फिर जब आप फाइनल चले जाएंगे, अरे इंटर क्या था, कुछ तो नहीं था यार। अब हम पढ़ रहे साला, जो पढ़ रहे अब हम पढ़ रहे, बाकी इंटर वाले क्या है, कुछ नहीं पढ़ते। भाई फाउंडेशन वाला इसी बोलोगे ना, अरे क्या है कुछ तो नहीं है। तब 11 12 है, इसी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये बोलने वाले हो? ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ठीक, तो आप मैं एकदम पिक्चर क्लियर करने जा रहा हूं, एक एक चीज अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक, जैसे ही आप सीए इंटर में कदम रखते बेटा, बहुत संभल के चलना पड़ता है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना होता है। ठीक, आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी अगर मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा बेटा। तो थोड़ा सा अपने आप को ना डिसिप्लिन में लाना होता है। सबसे पहला मोस्ट रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन। जितना जल्दी आप इंटर में डिसिप्लिन में आएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब सर मेरे 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस में ये देखता हूँ, बच्चा डिसिप्लिन बोला, हाँ सर डिसिप्लिन एकदम, हफ्ता 10 दिन तक फुल डिसिप्लिन, और 11वें दिन टाई टाई फिश। सर मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं दिवाली है, मेरा होली है, राम आएंगे। तो अब कैसे करेंगे सर? अभी अभी ऐसा इंटर के बच्चे के लिए बेटा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो ज़्यादा छुट्टी करे। समझ में आया? आपको शादी है, घर वालों को बोलो भैया अभी इंटर है, बोथ ग्रुप देना है। ठीक है, तो शादी वादी से लेकर जो भी है थोड़ा सा साइड रखो। ठीक है, पूजा वूजा करो, मना नहीं करता हूँ कभी भी, जय श्री राम बोलो, 100% बोलो। ठीक है, लग भी साथ भगवान से प्रेस ही होता है। ठीक है, साथ देता है वो। तो कृपया करके टाइट कर लो अपने आप को, डिसिप्लिन सबसे पहला मोस्ट रिक्वायरमेंट है। जैसे ही अगर आप इंटर में आए हैं तो डिसिप्लिन। तो सीए इंटर में जैसे हम लोग को मालूम है यहाँ पर बोथ ग्रुप है। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर सिंगल ग्रुप जाएं, बोथ ग्रुप करें, कैसे करें? बहुत सबसे बड़ा अगर मैं देखूं तो फैक्टर इंटर में आने के बाद पहला ग्रुप 1 में जाओ, ग्रुप 2 में जाओ, सबसे पहला ये दिक्कत है। बोथ ग्रुप में जाऊं नहीं जाऊं? अभी प्रेजेंटली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में बेटा 3 सब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट है। पहले 4 सब्जेक्ट हुआ करता था और हम लोग कोशिश ये करते थे कि 1-2 में और एग्जामिशन के लिए चले जा, जो बच्चा वो ग्रुप नहीं जाता था। तो मतलब 6 सब्जेक्ट है। तो 100% अभी तो ये होना चाहिए बेटा कि हमको बोथ ग्रुप में जाना है। अब सर प्लानिंग तो कर लिया बोथ ग्रुप में जाना है, मुंह उठा के चल दूं क्या? नहीं बेटा, मुंह उठा के नहीं जाना है, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? अच्छा, क्या लास्ट तक सर ऐसे ही कि लास्ट महीने में भी आप बोलोगे ना बोथ ग्रुप का एग्जाम दो, ऐसा तो नहीं अभी बोल रहे हो बोथ ग्रुप का एग्जाम दो और जैसे ही लास्ट आएगा आप बोलोगे नहीं सर अभी बोथ ग्रुप नहीं, सिंगल में जाओ? ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है? हो सकता है सर, इतने मेच्योर तो हम भी हो गए सर, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों सर? अभी तो आप बोले बोथ ग्रुप में जाना है अपने को, और अभी आप बोलते हो लास्ट लास्ट में ऐसे भी प्लानिंग हो सकती है कि हाँ एकदम सही, बहुत सही एनालिसिस करके बैठे हो सर। सर अगर मैं बोथ ग्रुप नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से हैंडल नहीं आ रहा है, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सरप्राइज टेस्ट को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मतलब बोथ ग्रुप में जाने से? उससे अच्छा एक ही ग्रुप में चल दूँ ना। तो सर ये डिसीजन कब लेंगे आप, पहले ये तो बताइए। आपके लास्ट अभी मान लो अभी पेपर आया, कल पेपर है और आप बोलेंगे आज अभी सिंगल ग्रुप में जाने का है। क्लासेस के बाद दोनों ग्रुप का क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद, तो उसके पहले भी ले सकते हैं? पहले भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बोथ ग्रुप का कंप्लीट होने के बाद। ठीक, हाँ बता रहा हूँ पूरा एक एक, इसीलिए अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर देगा। तो इसीलिए बोला सीए इंटर सिस्टमैटिक अप्रोच है बेटा जी। तो हमको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ना हमको एक साथ उठा के पूरे बोथ ग्रुप में कूदना नहीं है, हमको पहले ग्रुप 1 में जाना है।
और ग्रुप 1 में जैसे अपन चले गए और हमने सब हैंडल कर लिए सर, हमारे टेस्ट के मार्क देखो अभी 80% आ रहे हैं, सब में हम लोग एकदम मैनेज करके बैठे हैं सर। तो यहां पर अब ग्रुप 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, सर क्या अभी बोथ ग्रुप एक साथ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बेटा, हम एक एक ग्रुप में जाएंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? बेटा एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट से ज्यादा आप नहीं उठा सकते सर, नहीं कर सकते। आप 3 सब्जेक्ट को ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर इसमें मैं चौथा सब्जेक्ट डाल दिया तो आप तीनों की बैंड बजा दोगे, ये कंफर्म है। सर ऐसा क्यों? लॉजिक बताओ, इसका रीजन क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? समझो इधर, अभी यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी, तो सिर्फ क्या क्लासेस ही चलती है कि साथ में टेस्ट भी चलता है? वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो उसकी प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है? ठीक है, रेगुलर होमवर्क करना है नहीं करना है? क्यों करना है होमवर्क? फाउंडेशन से एक चीज समझ में आया क्या? जब तक अपना दिमाग नहीं चलेगा तब तक कोई मतलब ही नहीं है। क्लासेस खत्म करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है आप कितनी क्वालिटी स्टडी के साथ उसको खत्म किए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगता है, आप तीनों सब्जेक्ट जब आपका चल रहा होगा उसको होमवर्क के साथ, क्या आप टेस्ट का प्रिपरेशन भी कर पाएंगे? क्या फाउंडेशन इजी था, पढ़ा पढ़ाया था, क्या आप मैनेज कर पा रहे थे? दिक्कत आ रही थी? क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रहा था? तो यहां पर तो मैं बोल रहा हूं सर 90% आपको क्वालिटी को कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। अगर आपने क्वालिटी कंप्रोमाइज किया तो साफ हो गए वहीं पे। तो हम अपनी क्वालिटी में कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हड़बड़ाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आराम से पैसेंस के साथ। प्रोफेशनल फील्ड पैसेंस सिखाता है, थोड़ा सा शांति से, हड़बड़ा के कोई चीज डिसीजन नहीं लेना है, आराम से समझ के डिसीजन लेना है। तो जैसे ही हम लोगों ने ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे ग्रुप 2 का। तो सर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में कौन कौन जाएगा? देखो, हम अपना ओपिनियन देंगे। अगर आप बोथ ग्रुप में जाना चाहे, हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको नहीं पकड़ेंगे कि नहीं बेटा तू मत जा, नहीं जा, ऐसा नहीं करेंगे। ओपिनियन दे देंगे, एक दो बार अभी लगेगा नहीं यार ये बच्चे को कैसा कर रहे हैं, इसको थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, तो एक बार देखेंगे, फिर उसका बच्चा नहीं मानता है, ठीक है भैया तेरे को जो अच्छा लगता है कर, हम रोकेंगे नहीं तेरे को, ठीक। तो हमको लगा कि नहीं यार बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एवरेज परफॉर्मेंस कर रहा है, एवरेज परफॉर्मेंस भी कर रहा है, तो हो सकता है अब लास्ट में कई बार बच्चा जगता है तो हो सकता है अब पढ़ लेगा, ऐसा भी होता है कुछ बच्चे। लेकिन उसमें क्या है, अगर देखें ना, पढ़ लेगा करके जो देखते हैं ना, मुश्किल से 20% बच्चे जी पढ़ लेते हैं, 80% तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो 20% ही है जो कवर अप कर लेते हैं, लेकिन 80% नहीं कर पाते। तो वो 20% कौन, वो आप खुद डिसाइड करो, हम नहीं डिसाइड करेंगे। वो 20 और 80 कौन है, आपको खुद को डिसाइड करना है। तो जो एवरेज बच्चा है, जो टैलेंटेड बच्चा है, तो वो तो 100% बोथ ग्रुप में जाएगा। एवरेज बच्चे को भी ट्राई करेंगे, पूरा लेके जाएंगे उसको, क्या बेटा तू बोथ ग्रुप में जा, ठीक। हो सकता है तेरी किस्मत जग जाए, हो सकता है तू पढ़ने लग जाए, हो सकता है कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि तेरा दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में भागने लग जाए, हो सकता है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सर अब ये बताओ, अब ये बताओ क्लियर कट कि आप हमको फर्स्ट ग्रुप और बोथ ग्रुप और सेकंड ग्रुप व्हाट एवर जो भी डिसीजन लेंगे वो आप कब लेंगे, सही टाइम क्या आएगा उसका? तो उसका सही टाइम कब आना चाहिए आपके हिसाब से? एग्जाम के कितना दिन पहले डिसीजन होना चाहिए? 2 महीना, कम से कम 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना? तो मेरा जो ओपिनियन है 2.5 से 3 महीना इस बीच में, ठीक है। मतलब 2.5 महीने में एकदम फाइनल डिसीजन होना चाहिए। तीसरे महीने से अपन प्लानिंग करेंगे कि कौन कौन सा फर्स्ट ग्रुप में जा सकता है, और लास्ट 2.5 महीना बचेगा, क्योंकि आपको सिंगल ग्रुप को वापस अच्छे से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा सर, और वो 2.5 महीना कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप बोथ ग्रुप में जा रहे हैं तो भी आपको 2.5 से 3 महीना चाहिए, सबको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर अप्रोच चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट गाइडलाइन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक गाइडलाइन सभी स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो कई बार आपको पर्सनली गाइडलाइन भी मिलेगा, ठीक। और इंटर बोथ ग्रुप में हर एक स्टेप में आपको प्रॉपर गाइड की जरूरत है। अभी से मैं आपको पूरा गाइडलाइन नहीं दे सकता, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसा गाइडलाइन आपको मिलते जाएगा। तो अभी क्या प्लानिंग है सर, अभी बोथ ग्रुप में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरा मेहनत करने को तैयार है, हम डिसिप्लिन में आने को तैयार है, हम पूरा होमवर्क करने को तैयार है, और आप टेस्ट लो ना सर, हम आपका टेस्ट देने को तैयार है, ठीक है। हमारी क्वालिटी स्टडी कहाँ कहाँ से पता चलेगी? तो हमारी क्वालिटी स्टडी एकदम क्लियर कट है। एक तो पता चलेगा हमारा टेस्ट से, और दूसरा पता चलेगा सरप्राइज टेस्ट से।
सरप्राइज टेस्ट जो होता है, मैं जनरली जो देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, जो बच्चा सरप्राइज टेस्ट को हैंडल अच्छे से कर लेता है उसके लटकने के चांसेस है ही नहीं बोथ ग्रुप में, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तो जो बच्चा सरप्राइज टेस्ट को अगर हैंडल कर लिया उसके लटकने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट आपकी क्वालिटी स्टडी को ही डायरेक्ट गोली मारता है कि हाँ यार बच्चा ये क्वालिटी स्टडी करके रखा है, ये देखो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करके दे दिया। और ये रिक्वायरमेंट है सी इंटर में। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कूल माइंड होके बिंदास पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। डरना नहीं, एक्साइटेड नहीं होना, घबराना नहीं। हो सकता है हमारी बातों से अंदर से एक्साइटमेंट और हो, अरे कुछ नहीं, कूल हो, आराम से पढ़, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। तो एकदम क्लियर कट बता दिया हूँ, पूरा गाइडलाइन अभी नहीं दे सकता, टाइम टू टाइम आपको पूरा गाइडलाइन मिलेगा, ठीक। अब इसमें एक प्लस पॉइंट और बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही मेरा एडवांस अकाउंट कंप्लीट हुआ, मैं चालू करता हूँ सेकंड ग्रुप का एफएम। लवी सर चालू करते हैं लॉ के बाद ऑडिट, ठीक है। और वैसे भी देखो, फर्स्ट ग्रुप का अकाउंट और टैक्स खत्म होगा तब तो ऑडिट में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको, ठीक है। तो एडवांस अकाउंट के बाद आपका एफएम होगा। तो एफएम की क्लास कितनी होगी? एफएम की क्लास अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे की होगी। अगर मान लो ये 2 घंटे की भी अगर मैं ले लेता हूँ एफएम की क्लास, तो आधा घंटा जो है ना आपका 100% अकाउंट का रिवीजन होना चाहिए। रिपीटेड रिवीजन रिक्वायर्ड है सर, जो रिक्वायरमेंट है आपको अभी पता चल जाएगा। और जो हमारे यहाँ बोथ ग्रुप निकले ना, उनका एक ही व्यू आया था सर, रिपीटेड रिवीजन रिक्वायर्ड। उनका इंटरव्यू हुआ था, तो जब इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ध्यान से सुना था, तो मेरे को लगा था नहीं यार रिपीटेड रिवीजन रिक्वायर्ड है। इसीलिए ना जैसे ही उसका सुना ना, मैंने यहाँ पर एडवांस अकाउंट को शिफ्ट कर दिया। बेटा आधा घंटे का ना तुम लोग का रिवीजन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। क्यों होगा अभी आपको पता चल जाएगा, अभी जस्ट एडवांस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। और ये 100% रिक्वायरमेंट है बेटा, क्योंकि आपके माइंड में रिटेन नहीं होता है। जब आप इतना सारा पढ़ने लग जाते हैं तो रिटेन नहीं होता है, जब आप रिपीटेड रिवीजन करते हैं तो आपके एकदम बढ़ जाता है ब्लड में। इसके अलावा और कई सारे टेक्निक है लॉ में, ऑडिट में, टैक्स में, वो आपको बताऊंगा, वो टेक्निक आपको यूज करना है। अगर आप टेक्निक यूज करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। आप टेक्निक को यूज नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से कैसे भी गधे टाइप का कुछ भी पढ़ते रहेंगे, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रॉपर अप्रोच। किस टेक्निक में जाके पढ़ना, पढ़ते तो सभी हैं सर। अभी ये बताओ, आप खुद सोचो, अभी सीए फाउंडेशन से ये मान के चलो अगर 20% रिजल्ट आएगा, कितना परसेंट रिजल्ट आएगा? 20%। इंटर में कितना आएगा? मे बी 10-12%, ठीक है। 10 से 12% बहुत ग्रुप आ रहा है क्या? अभी लास्ट टाइम आपने देखा था 12%, 10 से 12 के बीच में, ठीक है। तो अब ये 20 को आप अपन क्या मानेंगे? 100। वो 100 में से 20 में से 10% का सिलेक्शन हुआ कि 100 में से? तो जितने सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट, अब उसको 20% वाले को 100 के इक्विवेलेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और ये सब कौन है? सब तुरम खान लोग हैं, ऐसे ऐसे हल्का फुल्के लोग नहीं आए फाउंडेशन पास करके, ठीक है। या डायरेक्ट इंटर से जो भी आया, बीकॉम पूरा, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर पूरा कंप्लीट किया, तब जाके आके यहाँ पे बैठा इंटर में। तो अभी हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, इनके ये 80 बच्चे यहाँ के नहीं बैठे हैं, अभी वो 20% जो तुर्रम खान लोग हैं वो हमारे साथ है। अब उनके बीच में लड़ाई है। वो 100 में से हमारा क्या है? 10 to 12% का रिजल्ट है। तो सोचो तुर्रम खान लोगों के साथ कैसे पढ़ना है हमको? पढ़ना पड़ेगा सर अच्छे से, बिना टेंशन लेना नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेंशन बिल्कुल भी नहीं, कूल माइंड के साथ पढ़ना है, ठीक ठीक। अब इसके अलावा मैं एडवांस अकाउंट चालू करने वाला हूँ, आपको एडवांस अकाउंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। दिली ख्वाहिश है मेरी, किसी को और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, बिंदास पूछो। मैं नहीं चाहता आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, मैं एकदम पिक्चर क्लैरिटी के साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है, आपको हमारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। आप हमारी गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, 10 लोगों का सुनेंगे, अब 10 लोगों से सुनो ना, 10 का पूरा व्यू अलग अलग आएगा। ये बोलेगा, वो ये बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, तो आप बीच में आप क्या हो जाएंगे? आके पूरा भ्रष्ट। तो लास्ट एग्जाम तक आपको टच में रहना है हमारे, रियल बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, तो एक बच्ची जो अभी बोथ ग्रुप निकली है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो बच्ची टैक्स का पेपर देने के बाद वो लड़खड़ा गई थी, बस सर अब हो गया, मैं निपट गई, नहीं देना मेरे को आगे का, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। तो सीए के एग्जाम में एक पेपर तो टफ आएगा सर। अगर एक पेपर टफ नहीं आया तो सब बच्चे सीए बन जाएंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो एक पेपर तो टफ करना ही पड़ेगा, फाउंडेशन में भी एक आध टफ होगा,
वो कई बार डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी को मैथ टफ लगता है, किसी को लॉ टफ लगता है, ठीक है, डिपेंड। ठीक है, तो ये पेपर टफ आएगा इंटर में, ये भी कंफर्म है। ग्रुप 1 में एक टफ आएगा, ग्रुप 2 में एक टफ आएगा। ठीक, ग्रुप 2 में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको कितनी भी मेहनत करो साला पानी उतना ही निकलेगा। कुआं आप कितना भी खोद लो, आप बोलोगे सर वहां पे अपना 50 लीटर ही पानी निकलेगा, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा डेप्थ जाने में। तो वैसे ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन कर दी जाएंगे, बेटा उसमें ना तुम लोग एक काम करो, उतना ही पढ़ो जितना, हाँ जितना आपके मार्क्स आ जाए, ठीक है, बाउंड्री, हाँ बस 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 जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पास होने लायक। हाँ नॉलेज बाद में ले लेना, एकदम सही बोल रही है, हाँ एकदम सही है वो। क्योंकि अभी कई सारी चीज ऐसा जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको ये बोलूंगा बेटा ये गलत है, लेकिन आपको करके वही आना है। क्यों आना है? मार्क्स उसी में सर, फाउंडेशन में तो समझ में आ गया होगा ना। जैसे आपको याद हो रहा होगा 9 मिनट टोटालिटी अप्रोच, क्या करके आना है, ठीक है, हाँ ठीक है चलो। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि आपका मार्क्स ना कटे, हम पूरा एनालिसिस करेंगे। कुछ कुछ ऐसा है अभी भी एडवांस अकाउंट में जहां पर हमारा आईसीआई का व्यू क्लियर नहीं है, तो ठीक है हम एजम्पशन और नोट के बेस पे जाते हैं। जब अपन एफएम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कितने सारे एजम्पशन है, वहां पे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आएगा और सब सही है, अभी देख लेना आप लोग, और एजम्पशन बेस्ड है, ठीक है, बट प्रॉपर एजम्पशन चाहिए। अब बच्चा एफएम का पेपर देखे आता है, आया 25 मार्क 30 मार्क, क्यों आया भाई? तो एजम्पशन लिखा क्या? नहीं। जब सर्टिफाइड टेस्ट लेता हूं तो स्टार्टिंग में कई बार बोला बेटा एजम्पशन दो, एजम्पशन नहीं देते, मैं उठा के 0 कर दिया। अब तुम बोलोगे एग्जाम में एफएम का पेपर 1 नंबर गया, तुम एजम्पशन लिख नहीं रहे हो, प्रॉपर जो बताया गया गाइडलाइन को फॉलो कर नहीं रहे हो, तो कहां से आप बोलोगे कि नहीं सर 1 नंबर गया? ठीक है, तो ये था पूरा आपका व्यू क्लियर करने के लिए। इसके अलावा आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। नहीं है? एडवांस अकाउंट में आ जाओ, ठीक है चलो। अब एडवांस अकाउंट जानना है सर, है क्या सर एडवांस अकाउंट? एडवांस नाम नाम क्या बोल रहे हैं सर? एडवांस, ठीक है। अब अगर फर्स्ट ग्रुप में देखा जाए ना तो एडवांस वर्ड अगर लगा दिया ना सामने, साला वो रियल में एडवांस कर दिया। तो सुनो सुनो अभी बता रहा हूं, अभी सुनो। एडवांस अकाउंट जो पहले का अकाउंट था वो ऐसे ही था, 12-13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, 1-2 बड़े चैप्टर, बाकी सब छोटे मोटे चैप्टर, बिंदास बनते थे, सट बनते थे, मजा आता था। अभी मजा नहीं आएगा। अभी देखो मेरा फेवरेट टॉपिक डाला है, अभी जितने भी टॉपिक अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो मेरा फेवरेट है, और सब में मेरा की पॉइंट है, और वो की पॉइंट आपके ब्लड में दौड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सर अगर एडवांस अकाउंट का देखो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर मोस्टली मेरा की पॉइंट है। बड़े बड़े चैप्टर में तो मेरे ऐसे मंथन किया हुआ है कि रियल बता रहा हूं, जो बच्चा उसमें दौड़ गया तो उसको लगेगा सर क्या था, कुछ भी तो नहीं था। ठीक, तो जितने भी बड़े बड़े चैप्टर है, जो सबसे बड़े बड़े चैप्टर है जो मैंने टिक किया है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ब्रांच है, अमलमेशन है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, तो इसमें सब में मेरा ना की पॉइंट मंथन करके निकाला हुआ है, और मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज सुन लो, आपके ब्लड में की पॉइंट दौड़ाऊंगा मैं, भले मेरे को रिपीटेड रिवीजन कराना पड़ जाए, जब तक आपके ब्लड में ये की पॉइंट नहीं दौड़ेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब सेकंड आता है, आपके ऊपर है वो कि अगर आप क्वेश्चन घर में जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अंदर नहीं डूबेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैं समझाने नहीं आऊंगा, आपको खुद को समझना होगा। तो वो हम समझेंगे कैसे? जब खुद डूबना सीखेंगे, जब क्वेश्चन को हम खुद रीड करेंगे ना तब हम उसको समझेंगे। अगर सर आप बार बार बता दोगे ना तो एग्जाम में ऐसे लगे सर एक बार बता दो ना इसका मतलब क्या होता है, फिर मैं ट्रीटमेंट करूंगा। पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल। तो अभी मेरी स्ट्रेटेजी वही रहेगी स्टार्टिंग से कि मैं आपको सबसे पहला की पॉइंट दे दूंगा, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में डूबना है। अब यहां पर डूबने मतलब देखो मैं जो फेस करके आ रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, वो आप एकदम ध्यान रखना है। अब वो बच्चा ये क्वेश्चन उठाया नहीं समझ में आ रहा है, अभी डर गया एकदम, अभी कैसे करूं क्या करूं? हम्म, हम्म, चल बाकी ठीक है, चलो हाँ चलो इधर ध्यान दो। तो बच्चों लोग इधर ध्यान देंगे आप लोग, अगर क्वेश्चन हमको जितना जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना कर डालना है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, फांसी की सजा है क्या? नहीं है ना, है सजा, कौन देता है?
हाँ बोलती मोटी, अभी तेरे फासिम से जाए तो पंखा नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। तो अभी इधर कोई फांसी की सजा नहीं है, और आप ये बता रहा हूं, ये सही डायरेक्शन है, आप करो ना, गलत करो, डरो मत, गलत होने दो, क्या दिक्कत है, गलत ही तो होगा। तो आपको जितना जो समझ में आता है उतना कर डालो, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा वो आपको, फिर आपको लगेगा आप क्या क्या सोच रहे थे और क्या क्या निकला। ठीक, तो ये जब आप डूबेंगे तब वो क्वालिटी आप में इंप्रूव होगी, लेकिन बिना डूबे आप में क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन में बता बता के ट्रीटमेंट करूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अरे यार सर पहले समझाओ तो सही। तो क्या ये स्ट्रेटेजी अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं इसमें आपका थोड़ा सा एफर्ट बढ़ेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, वो टाइम को आप इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। ठीक है, वो कभी भी आप जब क्वेश्चन में डूब रहे हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपको एग्जाम के टाइम आउटपुट दिखाएगा कि देख तूने इन्वेस्टमेंट किया था ना, देख आज तेरे को क्वेश्चन से समझ में आ रहा है और तू फटाफट सॉल्व करके बैठ गया। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिटर्न के समय समझ में आती है। ठीक है, तो ये था आपका। अब सर ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब हमारे आईसीआई ने क्या किया है भाई साहब, बोलता है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो बच्चों को ग्रिप ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो हमारे आईसीआई ने अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब एडवांस अकाउंट में आ गया है। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं सर, 12 नहीं सर, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया। सर है क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे। टफ है? टफ नहीं है। 4-5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ दें तो बाकी सब एकदम ईजी है। ठीक है, तो 5 से 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका रिपीटेड रिवीजन रिक्वायरमेंट रहेगा, तो वो अपन एफएम के समय रिवीजन अच्छे से करेंगे। और उसको तो एक बार कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट का रिपीटेड रिवीजन एफएम के साथ होते जाएगा। ठीक, तो अपना क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारा अकाउंट टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का टारगेट ये रहेगा बिल्कुल कि अपन एनी हाउ फरवरी मार्च अप्रैल मई 15 तक, 3.5 महीना, 15 मई तक अपन इसको कैसे भी करके अच्छे से पैकअप कर दें। तो 15 मई को जैसे ही पैकअप कर देंगे तो अपना आने वाले 2-4-5 दिन में अपन सेकंड ग्रुप अच्छे से उठा सकते हैं। तो एनी हाउ 15 मई तक ये हम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर पहले कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी तरफ से कंप्लीट होगा, आपकी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है कि आपका? हमारा। ठीक है, तो स्टूडेंट का कंप्लीट करना अच्छा है। ठीक है, तो वो कंप्लीट कैसे होगा स्टूडेंट की तरफ से? तो थोड़ा सा रिपीटेड रिवीजन चाहिए होगा, वो रिवीजन करने में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, वो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ आपका जाएगा फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मोटा मोटी 3.5 महीना आपका एडवांस अकाउंट चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अच्छे से एडवांस अकाउंट करना है, अब पहले तो 2 महीने में कंप्लीट करता था, अब 3.5 महीना, क्योंकि वास्ट हो गया थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, टफ नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं करेगा, आप कंफ्यूजन ना रखो, बिल्कुल नहीं करेगा भाई आईसीआई। वो हो सकता है आपके टीम के बाद कर दे, क्योंकि खुन्नस आपके साथ है उसको। ठीक है, तो अभी देखो है 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जाम में इसका वेटेज, यार वेटेज तो पता होना चाहिए ना सर। तो जैसे देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगा, अमलमेशन ऑफ कंपनी वही कवर हो जाएगा, ये पे यहाँ पे ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो चैप्टर के साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक, आप कितना बचा, ये देखो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, 4 भी गया, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है बेटा। ठीक है, तो वैसे ही AS3 है। ठीक, तो ऐसा टोटल 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका जो यहां पर कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब आपके कितने बचे, 23। ठीक है, तो ये 23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर अप्रोच क्या रहेगा वो भी बता देता हूं। मेरी प्लानिंग ये रहेगी, एक साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराऊंगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, एक साथ तो नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म है। आप क्या, कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा एक साथ कंटिन्यू अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराओ तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट जो क्लास बच्चों से लिया था उसमें बेटर मेरे को ये लगा था कि एक चैप्टर होते जाए, 2 से 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते जाए, अगर छोटा छोटा है तो 3 हो जाए, बड़ा बड़ा है तो 2 हो जाए, ऐसा कुछ तो भी स्ट्रेटेजी होगा, तब जाके अपना वो अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये स्ट्रेटेजी अपन फॉलो करेंगे कि एक चैप्टर कंप्लीट करें, 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसी का टेस्ट लेते रहे अपन कंटिन्यू। तो सर जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ है और जितना चैप्टर हुआ है उसका आप टेस्ट लेते जाओ, बेटर है, दोनों में ग्रिप बनेगा हमारा। ठीक,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे क्या पढ़ना है वो आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब वेटेज बता देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो वेटेज है बेटा जी, वो अप्रॉक्स 60 to 70% के आसपास जा रहा है। और जब पहला पेपर होगा तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कितना वेटेज दिया है। बट ये अप्रॉक्स 60 to 70% इसका वेटेज है। तो अगर अपन देखें तो 30 to 40% अपना बाकी प्रैक्टिकल का वेटेज है। हाँ जी बेटा जी। हाँ है, वो हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अच्छे से ग्रिप बनाए। ये हमारा आईसीआई चाहता है, काफ़ी पहले से चाहता है, ठीक। और आपके अटेम्प्ट में बिल्कुल बिल्कुल बिंदास बोल दिया कि हम अब आप में देखना ही चाहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ग्रिप। हाँ, क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या होता है बेटा जी, ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल देता हूं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा जो पलाश भाई है वो बियर बार का काम करता है। लोग वहां आते हैं, ड्रिंक व्रिंक लेते हैं, बॉटल को ही छोड़ देते हैं। वो बॉटल को अच्छे से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के रखा है, उसका पूरा बॉटल एक जगह रेडी होता है, ठीक। और उसको बाद में वो सेल करता है। तो उसके लिए अलग से स्टाफ लगा के रखा है जो बॉटल को क्लीन करवाता है, अलग से मेंटेन करवाता है, फिर उसको सेल करता है। तो क्या ये इसके इन्वेंट्री में कवर होगा या नहीं होगा? AS2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या वो दारू की बोतल कवर होगी या नहीं होगी? ये है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं तो कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि आपका बुक वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू, कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कुछ कुछ थ्योरेटिकल भी है, कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो जब कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये था आपका वेटेज, आपको जो बता दिया, साथ में एमसीक्यू भी आएगा, ठीक है। एमसीक्यू को इधर समझ लो बेटा। एमसीक्यू में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि एमसीक्यू आ गया तो हमारे निकलने के चांसेस बढ़ गए। एमसीक्यू कभी भी आईसी वाला फिरकी वाला देता है, और एमसीक्यू फाउंडेशन में तो समझ में आ गया होगा आपको। पर इतना आसान नहीं होता जितना हम एमसीक्यू सोच के खुश होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में भी अपने को अकाउंट में अच्छे से ग्रिप करना है, ठीक। तो एक अलग से बुक दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। और मेरी बुक चालू हो गई है बनना। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल 1 दूंगा, फिर मॉड्यूल 2 दूंगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन कवर होगा और मॉड्यूल का सॉल्यूशन भी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक। अब मैं ये कर रहा हूँ, लेटेस्ट जो भी मॉड्यूल आता है उसी का क्वेश्चन, उसी का सॉल्यूशन रख लेता हूँ उसमें, तो मॉड्यूल अपने को वापस पलटने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन उसी में रख दो, या उसको आप जब आप सेल्फ प्रिपरेशन में जाएंगे तो करेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे आपने फाउंडेशन में किया था। क्योंकि कुछ बच्चों का फीडबैक ये आता है, सर जब वो अपन आरटीपी बैठ के करते हैं और क्वेश्चन बनते जाता है तो वो ज़्यादा बेटर लगा था हमको, मतलब कुछ नया चीज़ चाहिए, बार बार उसको कितना करें, तो ये एक प्लस पॉइंट था। अलग से एक बुक बना दो बोल रहे हो? हाँ, अलग से बन जाएगा। हाँ चलो ठीक है, आरटीपी एमटीपी का अलग से कर दूंगा, या बोलो तो बुक के साथ ही इंसर्ट कर दूंगा, उसको अलग से करके दे दें। चलो ठीक है, तो आरटीपी एमटीपी का एक अलग से बुक, जिसको आप एग्जाम लीव में, एग्जाम प्रिपरेशन में जाएंगे करना और लाके डाउट पूछ रहा उसके, ठीक, जैसे इस बार किया था अपन ने, ठीक। चलो, ये बेटर अप्रोच लगा था कि नहीं लगा था कि साथ में कंप्लीट करना है? लास्ट में बेटर है ना, ठीक। और वो मैं भी चाहता हूँ कि वो लास्ट में हो, ठीक, क्योंकि आपको कुछ नया चीज चाहिए सर। वो नया चीज अगर नहीं मिले तो मजा नहीं आता, वही वही करके लास्ट के 3 महीने में कुछ नया चाहिए ना सर। वो तो ऐसा है कि इतने बार आप टेस्ट ले चुके हो, इतने बार पढ़ चुके हैं कि अब बस पक चुके हैं सर, ठीक है। तो चलो, ये हो गया। अच्छा, अब अपन आते हैं एडवांस अकाउंट में। सबसे पहला मैं चालू करता हूँ बेटा जी, मेरा प्यारा सा टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आप क्लास 12th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th है, अगर डायरेक्ट एंट्री वाले हैं तो बीकॉम में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक। तो हम लोग आ जाते हैं बच्चों लोग हमारे पहले टॉपिक में, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है जिसका? ठीक है, चलो अब अपन चालू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। ये बुक है, जो मेरी नई बुक बन रही है वो ये है, ठीक है। ये बुक नई अभी रेडी हो रही है पूरी, ठीक है। 2-3 चैप्टर के रेडी हो गए हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2 मॉड्यूल बनेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी 2 मॉड्यूल बनेगा, ठीक। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। जैसे ही क्लास रेगुलर चालू होगा आपको बुक्स मिल जाएगा, ठीक।
चलो, तो अभी सर हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर, हम पढ़ेंगे कैसे? तो आईसीआई के मॉड्यूल में अगर क्वेश्चन देखते हैं तो कभी भी सर वो बेसिक से नहीं है। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि बेसिक से नहीं है। तो मेरे जितने भी बुक्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चन है सब बेसिक से हैं। ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा तो ये आपको 100% क्लास 12th में सीबीएसई में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास 12th के क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने क्लास 12th में किया है। तो वैसे ही मेरा हर एक चैप्टर जो है वो बेसिक लेवल से चालू होगा, कभी भी हाई लेवल से आपको लेकर नहीं जाया जाएगा। ठीक, हमारी स्पीड कैसे रहेगी? हमको स्पीड कहीं ना कहीं एवरेज रखनी है, ना ही एकदम स्लो जा सकते हैं ना ही एकदम फास्ट। अगर मैक्सिमम बच्चे कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं। स्लो करवाने का राइट आपके पास है, आपको पता होना चाहिए। फास्ट करवाने का राइट आपके पास नहीं है, वो हमारे पास है। हमको लगेगा तो फास्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, तो कोशिश ये करना है, हमको एवरेज चलना है, ना एकदम स्लो ना एकदम फास्ट। और सी इंटर में एक स्पीड तो चाहिए, सी इंटर में एक स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जितना जल्दी अपने आप को स्पीड में ले आओगे उतना बेटर रहेगा। तो बच्चा लोग अब हम लोग चालू करते हैं हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना चैप्टर जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है उसका? ठीक है, तो अब हम लोग चालू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, किसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो यहां पर बच्चा लोग बोलता है कैश का फ्लो। कैश का फ्लो, कैश का फ्लो मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, रिसिप्ट या पेमेंट। पैसा आया तो इनफ्लो और गया तो आउटफ्लो। ठीक है, तो आपके बिजनेस में अगर कैश का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका एक स्टेटमेंट बनाओ। क्या बनाओ उसका? उसको क्या बोलते हैं अपन? तो सर उसका स्टेटमेंट काय को बनाए हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका स्टेटमेंट क्यों बनाए? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। काय का पार्ट होता है? तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं? और बैलेंस शीट, और क्या बनाते हैं? साथ में नोट टू अकाउंट आता है क्या? हाँ, अभी जब कंपनी का पढ़ोगे ना बेटा तो वहां पे आपका नोट टू अकाउंट भी आएगा। ठीक है, साथ में एक चीज और आएगा बेटा जी, वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, तो ये कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक, अगर मैं प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो उनके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ठीक, बट बेटर क्या है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बेटर है। तो बच्चा लोग यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, साथ में क्या होता है आपका टूल्स भी होता है। साथ में क्या होता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, साथ में टूल्स भी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है मतलब प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट हुआ। अच्छा, इसके अलावा टूल्स, टूल्स किसको बोलते हैं पहले ये बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स कैसे हुआ सर? टूल्स बोलते किसको है? हेल्प करता है जो। ठीक है, वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूंगा किसी ट्रक का ना, आप जो टायर, उसके नेट बोल्ट को खोल दो, ऐसा हाथ से जाके खोल लोगे? इम्पॉसिबल। क्या लगेगा आपको? आसानी से खुल जाएगा, और हाथ से खोलोगे तो हाँ, बुढ़ापा आ जाएगा, पूरे वाइट हो जाएंगे, उसके बाद भी नहीं खुलेगा। आपका पोता आ जाएगा साथ में, वो भी खोलने में मदद करेगा तो भी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये जैसा आप ट्रक वगैरह में पाना पेंचेस वगैरह को यूज करते हो, आसान हो जाता है आपके लिए खोलना उसको, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या के लिए? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक, आया समझ में? तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कैसे है, उसका मेन की पॉइंट क्या है? ठीक, तो उसका मेन की पॉइंट है आपका बैलेंस शीट। क्या बेटा? ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटी आती है, याद है सबको? 3, कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है ताकि यूजर को अच्छे से समझ में आए, यूजर को अच्छे से समझ में आए।
ठीक है, कैसे अच्छे समझ में आया मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। ठीक है सर, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, बताओ तो सही कैसे हेल्प किया, कुछ बताओगे तब तो समझ में आएगा ना। ठीक है, तो पहला क्या है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ सेकंड क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, हाँ थर्ड क्या हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है थर्ड होगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बेसिकली ये तीन एक्टिविटी में आपका बाइफरकेटेड है और इसी तीन एक्टिविटी को आपको अच्छे से समझना है। ये अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। सर अब ये टूल्स की अंडरस्टैंडिंग समझाओ, पहले थोड़ा सा समझाओ तो सही। अभी का समझो, अगर मैं आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बता रहा हूँ बेटा जी देखो, मेरा नेट प्रॉफिट 2019-2020 यहाँ पर मैंने मान लो कमाया बेटा जी 10 लाख रुपए और यहाँ पर कमाया 40 लाख रुपए। ठीक है, अभी टूल देखो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके अंडरस्टैंडिंग में कैसे हेल्प करेगा। अभी आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, अभी नेट प्रॉफिट 19 का 10 लाख रुपए, 20 में 40 लाख रुपए आपने कमाया, यहाँ पे 20 में आपने 30 लाख नहीं कमाया, मैंने अलग अलग लिखा कि आपने कितना कमाया। नेट प्रॉफिट आपने 2019 में 10 लाख रुपए पूरा कमाया और 20 में 40 लाख रुपए कमाया। अभी हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट लेते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट 30 लाख लेते हैं, मैं अभी वो नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अभी कैसा लग रहा है आपको, मेरी कंपनी एक नंबर, 40 लाख का प्रॉफिट, पिछले साल से 30 लाख रुपए ज्यादा कमाई है सर, एक नंबर है। ठीक है, अब इसका मैं पोस्टमार्टम करने गया तो मेरे को क्या लगा, मैंने अपना बिल्डिंग बेचा था, बिल्डिंग से मेरे को 60 लाख रुपए मिला। कितना मिला, 60 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, और वो प्रॉफिट 40 लाख में चिपका हुआ एक नहीं है। तो जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हो ना तो उसमें सब प्रॉफिट आता है, चाहे आप वो एसेट सेल करने का प्रॉफिट लो, बिजनेस ऑपरेशन का लो या फाइनेंसिंग का लो, सब आता है। अब क्या लग रहा है, लॉस लग रहा है सर, मेरी कंपनी तो लॉस में गई इस साल, 20 लाख का लॉस दिख रहा है सर, मोटा मोटी अगर देखें तो कितने का लॉस दिख रहा है, क्योंकि 60 लाख का प्रॉफिट तो सर बिल्डिंग को सेल करने चाहे थे ना सर, तो बाकी 20 लाख रुपए का तो अभी लॉस आ गया सर। हेल्प किया क्या, कहाँ से पता चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ए भाई ये तो बिजनेस ऑपरेशन से ना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, वो तो तूने इस साल अपनी बिल्डिंग सेल कर दिया था, उसकी वजह से तू यहाँ पे प्रॉफिट में बैठा हुआ है, अदरवाइज तो तेरे बिजनेस की औकात खत्म हो रही है, लॉस में आ गया तुसी। आया समझ में, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स आपको हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर आपने बिल्डिंग बेच दिया सर, तो अब आपको एक झटका लगेगा, ए भाई तू बिल्डिंग क्यों बेच रहा है, क्या कंपनी का पूरा एसेट अर्निंग एसेट को बेच करके कहीं भागने की तैयारी है तेरी, कहां से पता चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। समझ में आया, ठीक है, तो अगर आपने बिल्डिंग बेचा है तो क्यों बेचा है, हो सकता है कोई दूसरा अर्निंग एसेट लाओ, या हो सकता है कोई अच्छा मेन लोकेशन में आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, ऐसा कुछ तो भी हो सकता है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे। ठीक, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे उस कंपनी के मैटर में। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग में आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या हेल्प करेगा आपको, आया सबको समझ में। ठीक, तो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली 3 एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और, अच्छा अब यहां पर बताओ बेटा, ये वाला जो पूरा आइटम है ना, ये वाला, ये कहाँ कवर होता है, हाँ ये जितने भी है ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कवर होगा, ये वाला पूरा का पूरा कहाँ कवर होगा बेटा, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले आइटम पूरे के पूरे, ये वाले ये कहाँ कवर होगा, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसमें क्या क्या कवर होगा, इसके अलावा और क्या कवर होगा बेटा, इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम कवर हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम। तो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये पूरा मेरा जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट का नाम है 60% की पॉइंट, क्या नाम दिया इसका,
तो ये जो 60% की पॉइंट है, इसको हेल्प लेकर के अपन क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अब इस हेल्प का इंटीग्रेशन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ठीक। तो इंटीग्रेशन को एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए काम आएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा और कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसा की पॉइंट बता दे सर, जिससे हमको पता चल जाए कि ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये फाइनेंसिंग, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सर। तो ये 60% की पॉइंट है सर, आपका 60%, 10% और देने वाला हूं, 70% कैश फ्लो स्टेटमेंट आज ही खत्म। ठीक, जो 30% आएगा वो मेन रहेगा, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करने का प्रॉब्लम आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। ठीक, चलो। तो सबसे पहला आपने बताया सर नॉन करेंट एसेट, जिसमें आपका आ रहा है लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ये पूरा का पूरा कवर होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कहाँ कवर होता है? मतलब अगर आपने बिल्डिंग खरीदा तो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट। अगर आपने मशीन सेल किया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। क्लियर हो गया सबको? अगर मैंने शेयर इशू किया, क्या इशू किया, कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया तो फाइनेंसिंग में आएगा ना सर। ये देखो ना सर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब यहीं पे आते हैं ना सर। ठीक है। अगर मैंने डिबेंचर को रिडीम किया, डिबेंचर को क्या किया, तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। कंफर्म? तो ये वाला पूरा आइटम कौन सी एक्टिविटी का है आपका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। क्या है आपका? ठीक है। अब नेक्स्ट, जिस एक्टिविटी का इनकम या एक्सपेंडिचर है उसी एक्टिविटी में कंसीडर होगा। क्या बोला? अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे पूरा अच्छे से, और ठीक है, अच्छे से पूरा इंटीग्रेट करना है। तो हमारा 70% की पॉइंट खत्म हो गया। कितना परसेंट? अच्छा, ऑपरेटिंग का मैं आपको थोड़ा सा बाद में क्लियर करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी एक साथ नहीं कर सकते, पार्ट पार्ट में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप खाना एक साथ पूरा थाली का रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खा सकते, वैसे ही सेम स्ट्रेटेजी हमेशा मेरी रहेगी। मैं आपको पार्ट पार्ट में ऐसा करवाऊँ जो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अगर मैं एक साथ कराने चला गया तो रियल बता रहा हूँ, अनपचक हो जाएगा, बोलते ना, खाना एक साथ खा गया तो पचेगा ही नहीं, साले, वो डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। तो अब इधर बच्चों लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को समझना पड़ेगा 10% की पॉइंट, जिस एक्टिविटी का इनकम एक्सपेंडिचर है उसी एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। इंटरेस्ट मिला, क्या मिला, कौन सी एक्टिविटी में आएगा और क्यों, कौन बताएगा? हाँ आरती, खड़े होके लाउडली। काइको। वेरी गुड सर। हम लोगों ने ना किसी डिबेंचर में, किसी बॉन्ड में अपन ने इन्वेस्ट किया होगा, तब हमको वहां से क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग इन्वेस्ट किए तो वहां से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट किया तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टमेंट। वहां से इंटरेस्ट मिलेगा तो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग। सर मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया, कौन सी एक्टिविटी में आएगा और क्यों? खड़े होकर लाउडली बताना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चे लोग, अगर हम लोग डिबेंचर इशू किएंगे, बैंक लोन लिए होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लिए होंगे, अदर लोन लिए होंगे, शॉर्ट टर्म लोन लिए होंगे, तो ये हमारा फंड का सोर्स है। क्या का सोर्स है? तो यहाँ क्या होगा आपका? इंटरेस्ट का पेमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, कहाँ आता है आपका ये? तो इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा? तो इसका जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होगा। हो रहा है पूरा इंटीग्रेट? ठीक है। इंटीग्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से यहाँ पे समझेंगे सब कोई। ठीक, नेक्स्ट बच्चा लोग ध्यान देंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सेल किया, फिर से इन्वेस्टमेंट सेल किया। तो इन्वेस्टमेंट अगर सेल किया तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? मुस्कान, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। इनफ्लो और आउटफ्लो? हाँ, पैसा आएगा तो इनफ्लो और पैसा जाएगा तो आउटफ्लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिविडेंड मिला, क्या मिला? अगर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा और क्यों? रुको रुको, एक एक करके सबको चांस मिलना चाहिए। हाँ, इधर से कौन देगा? कोई? डिविडेंड मिला, कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर मेरे को डिविडेंड मिला तो कौन बोल रहा है? खड़े हो। तो बच्चे का इंटरव्यू कर लेते हैं और देखते हैं क्या बच्चा सही है या गलत।
ठीक है, डिविडेंड कब मिलता है? लिए मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं अगर ले रहा हूं तो? दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग एल्स? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहां आता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो डिविडेंड मिला तो कहां जाएगा? कहां जाएगा बेटा जी भावेश? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। मेरा की पॉइंट क्या बोलता है, जिस एक्टिविटी का इनकम या एक्सपेंडिचर है उसी एक्टिविटी में क्या करेंगे अपन, कंसीडर। तो अगर हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तभी हमको डिविडेंड मिल रहा है, और अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, और वहां से डिविडेंड मिल रहा है तो कहां आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, क्योंकि डिविडेंड मिला तो आपके पास क्या आया, पैसा, पैसा आया तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका, इनफ्लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिविडेंड का पेमेंट किया, डिविडेंड का पेमेंट किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। हाँ क्यों जी? जी कुछ मतलब डिवेंचर इशू क्या होगा? हाँ, डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, भैया तो इंटरेस्ट मत लेके जा, डिविडेंड लेके जा, होश में रहो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या देते हैं, डिविडेंड, और डिवेंचर होल्डर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। बैंक लोन में क्या देते हैं, इंटरेस्ट। लोन में क्या देते हैं, इंटरेस्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन में क्या देते हैं। ठीक है, ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी में जाएगा, अभी तक जाने की जरूरत। देखो वैसे तो ये आपका पूरा फंड का सोर्स है, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट सोर्स ऑफ फंड, और इसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। और तो हम लोग कहां कहां से फंड अरेंज करते हैं और कहां कहां पर अपन यूटिलाइज करते हैं, ये अपन ज्यादा बेटर से अच्छे तरीके से सीखेंगे एफएम में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पूरा अच्छे से नॉलेज दे देगा उसका। ठीक, चलो अब यहां पर आते बेटा, रेंट का पेमेंट किया, क्या का पेमेंट किया, अगर मैं रेंट का पेमेंट करूंगा तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग। कितने लोग बोल रहे हैं ऑपरेटिंग, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या बात है, कितने कितने होशियार बच्चे लोग हैं यार तुम लोग, एकदम सही बोल रहे हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मेरा बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है ना सर, जो भी पैनल में आता है सब मेरा बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जो मेरे बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा। तो बिजनेस चलाने के लिए मेरे को रेंट देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना होता है, तो ये सब मेरा बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा, तो ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, अच्छा सर रेंट मिला, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंफर्म। हाउ सर, रेंट का पेमेंट कर रहा हो तो ऑपरेटिंग, और मिला तो इन्वेस्टिंग, ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, हम लोगों ने ना बाजू में ना आराम इंस्टीट्यूट ने क्या किया, गर्ल्स हॉस्टल बनाया। तो अगर गर्ल्स हॉस्टल बनाया तो क्या किया, वहां पर इन्वेस्टमेंट किए, क्या किया अपन ने। अच्छा सर, पहले ये तो बताओ किसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, किसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है, किसको इन्वेंट्री बोलते हैं, क्योंकि तीनों का तीनों ना एसेट की डेफिनेशन में आ गए सर। ये अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे ना, ये देखो बेटा जी, ये यहाँ पर एसेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लैंड बिल्डिंग भी आ गया आपका, वही आप इन्वेस्टमेंट में बोलते हो सर, अगर प्रॉपर्टी में पैसा लगाए, लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट में आ गया, और अगर मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं तो इन्वेंट्री में भी आ गया। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और ये आपको समझाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर अपन इसका डेप्थ नॉलेज लेंगे कि कब वो पीपी में आएगा, कब इन्वेस्टमेंट में आएगा, कब इन्वेंट्री में आएगा। क्या? हाँ, डिपेंड ऑन यूज। हाँ, हमारा इंटेंशन, डिपेंड ऑन अवर इंटेंशन, एंड यूज नहीं बोल सकते, इंटेंशन। ठीक है, मेरा इंटेंशन है, अगर समझो, अगर बोल रहे तो अभी बता ही देता हूं, समझो मैं बिल्डर हूं, अरहम बिल्डर, मेरी कंपनी का नाम क्या है, अरहम बिल्डर। अब मैंने बाजू में एक बिल्डिंग खरीद ली, आई एम अ बिल्डर, आई एम अ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, वहां पे पूरा पिक्चर क्लियर किया गया है, कब आप उसको इन्वेस्टमेंट मानोगे कब नहीं। तो बच्चों लोग, अगर मैं बिल्डर हूं और मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हूं, फ्लैट वगैरह में, बिल्डिंग में, तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा, इन्वेंटरी दिखाएंगे बाय डिफॉल्ट। गलत जवाब, इन्वेस्ट किया हूं, गलत जवाब। पीपी, गलत जवाब सर, 3 में तो आएगा, 1 तो आएगा ना सर। समझो, सबसे पहला इंटेंशन, चाहे वो बिल्डर भी क्यों ना हो, सबसे पहला इंटेंशन।
भैया ये बिल्डिंग आपने काय के लिए खरीदी, तो बोला मैं अरहम बिल्डर का जो ऑफिस है ना उसको सेटअप चाहता हूँ, तो ये आपका चला जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का नाम क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अगर मैंने ये बिल्डिंग काय के लिए खरीदी बेटा जी? गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए, और वहां पर रेंट की अर्निंग करूंगा, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। और अगर मैं इसको सेल करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करूंगा? फ्लैट को सेल करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? इन्वेंटरी। तो डिपेंड ऑन योर इंटेंशन, डिपेंड ऑन योर, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया, एक पिक्चर आपका क्लियर हो गया है, ठीक। तो ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, साथ में टूल्स भी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है खासकर कंपनी, अब हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियां पढ़ने जा रहे हैं सर, अमलमेशन ऑफ कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आगे पढ़ेंगे, तो हमको अब कंपनी के बारे में भी सोचना है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है और कंपनी के लिए मैंडेटरी है, आपको बनाना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका नाम क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है आपका? टूल्स। क्या होता है? किसको बोलते हैं टूल्स? हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ये कंप्लीट होने के बाद ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो कैश फ्लो भी कंप्लीट नहीं होगा, ये कंप्लीट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। तो पीएनएल और बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद ही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, ठीक। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है? साथ में टूल्स होता है। क्या होता है बेटे जी? ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया, ठीक। 60% की पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टमेंट। ये कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ तक जाएगा क्या? हाँ, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और ये वाला कहाँ जाएगा बेटा? सर ये नीचे 3 छोड़ दिए क्या? वो बाद में देखेंगे, उसको बाद में समझेंगे इसको, ठीक है, कल। अच्छा, साथ में ये तो आपका 60% की पॉइंट हो गया। 10% क्या दिया था मैंने? जिस एक्टिविटी का इनकम या एक्सपेंडिचर है उसी एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक। तो टाइम कम होने की वजह से आपका टैक्स का लेक्चर आ गया है। अब हम मिलेंगे बेटा कल। और एक चीज और बता देता हूं, जिस बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है, टेंशन नहीं लो, आप लोगों का बार बार रिवीजन हो जाएगा। आपको अच्छे से जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा तब तक बार बार रिवीजन होता रहेगा, ठीक। तो कल हम लोग फुल फ्लैश इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को एक बार देखेंगे अपन, ठीक। तो बाय बाय बच्चों।